नूरपुर ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रखे भविष्य की राजनीति पर बेबाक विचार, बताए अपनी भविष्य की राजनीति की यात्रा, बीते संघर्ष और देश प्रदेश की वर्तमान राजनीति। बताया उद्देश्य केवल पद प्राप्त करना नहीं बल्कि आम जनता की समस्याओं का करना है समाधान। आकांक्षा चौहान का लक्ष्य क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। आइए विस्तार से बताते हैं। परिपाटी न्यूज के शुभम बालिया ने ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया। भविष्य की राजनीति पर उन्होंने अपने बेबाक विचार रखे। उन्होंने अपने भविष्य की राजनीति की यात्रा, बीते संघर्ष और देश प्रदेश की वर्तमान राजनीति पर खुलकर विचार रखे। इंटरव्यू के दौरान ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान ने बताया कि राजनीति में उनका उद्देश्य केवल पद प्राप्त करना नहीं है बल्कि आम जनता की समस्याओं का समाधान करना और क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करना उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और वे हमेशा जनहित के लिए समर्पित रहेंगी। उन्होंने अपने संघर्षों को साझा करते हुए बताया कि राजनीति के इस सफर में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन आत्मविश्वास और जनता के सहयोग से हर चुनौती को पार किया। उन्होंने युवाओं और महिलाओं से आह्वान किया कि वे आगे आकर राजनीति में भागीदारी निभाएं और देश की दिशा बदलने में अपनी भूमिका अदा करें। देश और प्रदेश की राजनीति पर बोलते हुए आकांक्षा चौहान ने कहा कि वर्तमान समय में पारदर्शिता, विकास और ईमानदारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने नेतृत्व में संवेदनशीलता और जवाबदेही को आज की राजनीति की जरूरत बताया। इस इंटरव्यू में उन्होंने भविष्य की योजनाओं के संकेत देते हुए कहा कि वे क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएंगी। परिपाटी न्यूज के माध्यम से उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि वे हमेशा जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी। नमस्कार, मैं शुभम वालिया, प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रभारी परिपाटी न्यूज। जैसा कि आप मेरे दर्शक और आप सभी चैनल्स के व्यूअर्स जानते हैं कि हमारे साथ आपने कई सेलिब्रिटियों के, राजनीतिक सामाजिक हस्तियों के इंटरव्यू को देखा है। तो आज हमारे ही क्षेत्र की नूरपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान हमारे साथ हैं इस बातचीत में, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। सबसे पहले आकांक्षा जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला ही सवाल है और ये सवाल का मुझे लगता है कि इस सवाल को सुनकर के, इस प्रश्न को सुनकर ही आपका मन रोमांचित हो जाएगा कि हम ऐसे अवसर पर आज इंटरव्यू आपका लेने आए हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर पर धर्म ध्वज की स्थापना की है। लेकिन मैं जानता हूँ आप इसकी बधाई देंगी पूरे देशवासियों को, सनातनियों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में आम आदमी पार्टी, उसके बड़े नेता संजय सिंह ने कहा कि इन्होंने ना तो पहले तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वहाँ कभी ले गए और ना ही द्रौपदी मुर्मू को ले गए। ये उन्होंने आरोप लगाया कि आप जो हैं दलित विरोधी हैं, भाजपा दलित विरोधी है। चूंकि आज संविधान दिवस भी है तो इस मौके पर यह सवाल बड़ा हो जाता है। आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सवाल कुछ बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जो विपक्ष दल ये इस बात को कह रहा है, ये उनकी अपनी एक छोटी सोच है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर एक वर्ग के, हर एक व्यक्ति को, हर एक सबके मान सम्मान का ध्यान रखते हुए सबको साथ लेके चल रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि मान लीजिए अगर वो दलितों की बात करते हैं तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि अंबेडकर जी के जितने भी काम, जितने भी पंच तीर्थ का उन्होंने निर्माण कराया है, वो किसी और पार्टी ने नहीं कराया। मेरा इसमें यही उत्तर रहेगा कि ये उनकी गलत, जो उन्होंने गलत ये वक्तव्य दिया है,
वो गलत है कि वो दलितों का इस तरह से वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भाजपा पे ये आरोप लगता है कि वो संविधान को बदल देंगे, ऐसा करके वो लोकसभा में भी थोड़ा अप डाउन हुआ है। क्योंकि आज संविधान दिवस है और ये हमारा अचानक हुआ कि इंटरव्यू जब हम कर रहे थे तो अचानक ही ये बना, ऐसा था नहीं कि हमें संविधान दिवस पे आपका इंटरव्यू लेना था। तो ये आरोप किस तरह या किस कदर तक सही है, या आप इसको कैसे काटती हैं इस बात को? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। संविधान ना कोई बदल सकता है और ना बदला जा सकता है। ये केवल उसमें संशोधित किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि और संशोधन की बात भी मैं बताती हूँ आपको, जो पिछली पार्टियां रही हैं उन्होंने, हाँ, सत्ता में, तो वो उन लोगों की आप अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो वो इतना ज्यादा निकलेगा कि उन्होंने संविधान से कितनी हद तक छेड़छाड़ की है। और ये गलत टिप्पणी है कि हमारी सरकार जो है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, इस पर जो है संविधान बदलने की बात, और ये गलत जो विपक्षी लोग हैं गलत फैला रहे हैं, ये मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल सहमत नहीं है। आपने संविधान की भी बात की, अब मेरा सवाल आपसे जुड़ा हुआ है और मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं कि जनपद बिजनौर में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में एक चर्चित चेहरा ब्लॉक प्रमुखों के रूप में आकांक्षा चौहान रही हैं। कई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड आपने हासिल किए हैं। तो आपने ब्लॉक प्रमुख के तौर पर, आपसे पहले भी 11 ब्लॉक प्रमुख नूरपुर की सेवा कर चुके हैं, आपको क्या संतुष्टि होती है कि मैंने ये काम अच्छा किया? कुछ एक होता है ना कि हमने इस पद पर बैठ करके ये काम अच्छा किया। तो अब तक के सारे कामों में, विकास कार्यों में या किसी भी काम में आप खुद को कहाँ खड़ा पाती हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं, देखिए, एक बात से मैं शुरू करना चाहूंगी इसमें कि 100% तो कोई नहीं कर सकता, है ना? 100% तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जहां अपने आप को संतुष्टि मिले, समझ लीजिए वो काम हम सही कर रहे हैं। आपने वही सवाल मुझसे किया है कि आप कितनी संतुष्ट हैं, कहने का मतलब यही है आपका। मैं अपने कार्य से 100% संतुष्ट इसलिए हूँ क्योंकि जब मैं इस ब्लॉक में आई थी तब सभी जनता के लोग, सभी हमारे क्षेत्र के, मेरे ब्लॉक के लोग, जो जितनी भी जनता है वो सब बता सकते हैं ब्लॉक की हालत कैसी थी और अब कैसी है। मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहूंगी, उनके खुद के विचार भी आप जान सकते हैं उनसे मिलके। दूसरी बात, जब मैं यहाँ आई थी मेरे ब्लॉक की महिलाएं बहुत अपने आप को दयनीय स्थिति में पाती थी, किसी के सामने कुछ बोलने की स्थिति नहीं रखती थी। जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं वो कुछ कार्य नहीं करती थी। लेकिन अब आज की मेरे 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला या हो चुका है, उसमें मैं ये कह सकती हूँ कि बहनें कम से कम 25 ऐसे स्वयं सहायता समूह, और इससे भी ज्यादा हैं, बल्कि ज्यादा ही होंगे, मैं बहुत कम संख्या बता रही हूँ आपको, कि वो बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं। मतलब महिला आत्मसम्मान आपने अपने पद पर रहते हुए मजबूत किया। आपने महिला आत्मसम्मान की बात की, आपने कहा क्षेत्र के लोगों से भी बात कर सकते हैं। आपके वैसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कहना है कि ब्लॉक में अब ठीक है, ब्लॉक प्रमुख हमारी बड़ी व्यवहारिक हैं। एक इस बात को आप मेरी भी नहीं काट सकती, क्योंकि मीडिया भी जनता का आईना होता है। लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं करप्शन के बिना, बिना लेन देन के, बिना पैसे के काम ब्लॉक में नहीं होते हैं। हाँ। ये मानना लोगों का रहा है हद तक। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, आपने एक तरह से ये आरोप हाँ, ब्लॉक प्रमुख पर मैं नहीं लगा रहा या जनता नहीं लगाती है, लेकिन उनका कहना है कि कर्मचारी और अधिकारी कहीं ना कहीं करप्शन में इतने लिप्त हैं। उस पर आपकी क्या कमान है या आपने क्या प्रयास किए हैं भ्रष्टाचार को खत्म या कम करने के लिए? देखिए, मेरे ब्लॉक से मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता सकती हूँ, और क्षेत्र में कुछ लोग हैं ऐसे भी जो आपके सामने बोल सकते हैं। जैसे कि मकानों के विषय में अगर मैं बात करूं कि कुछ लोग मकानों पे पैसे लेते हैं, मैंने कई ऐसे लोगों को जो समस्याएं मेरे पास लाए हैं और मैंने उनके पैसे जो है वापस कराने का काम भी किया है। और यहाँ तक कि मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे ब्लॉक से कभी भी किसी भी रूप में कोई धनराशि किसी से कोई ले नहीं सकता। और रही बात अधिकारियों की, देखिए, पैसे देने वाला जब देगा तो लेने वाला तो तभी लेगा, है ना? लेकिन अगर मैं जब यहाँ बैठी हूँ, कई किस्से मेरे पास भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बहन जी हमारा काम नहीं हुआ, हमने इतने पैसे दे दिए थे। मैंने कहा एक बात बताइए, आप मुझसे इतने घुले मिले हैं, इतने परिचित हैं मुझसे, और आपने मेरे होते हुए आपने पैसा दे दिया,
तो ये तो आपकी गलत बात है ना। आपको विश्वास ये होना चाहिए कि हमारा काम जो है बिना पैसे के हो जाएगा। अगर हमारा नेता हमारे बीच में स्पष्ट ईमानदारी से काम कर रहा है तो हम अधिकारी और कर्मचारी को पैसा ही क्यों दें। देखिए ये मानसिकता हमारी अपनी हमें सुधारनी पड़ेगी। अगर हमने ये मानसिकता अपनी सुधार ली तो वास्तव में जब हम अपने दम पर खड़े हैं तो कोई हमसे पैसा नहीं ले सकता। ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि अगर ये काम मैं कर सकती हूँ कि हाँ भाई पैसा जो है दिया है और भाई तुमने दिया है तो उसका जो गरीब व्यक्ति का ये कहना है, वो एक कहावत भी है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जनता पैसा क्यों दे, लेकिन माहौल ही कुछ ऐसा होता है। और जो विभाग आपका है, इस विभाग पर तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिद्ध नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके लिए अधिकारी भी नहीं हूँ, लेकिन इस विभाग पर सबसे ज्यादा करप्शन के पंचायतों में, चाहे वो प्रधान के स्तर पे हो, सेक्रेटरी के स्तर पे हो, एडीओ बीडीओ के स्तर पे हो, कर्मचारियों के स्तर पे हो, कहते हैं कि वो बिना पैसे के बात ही नहीं करते। ये मेरा नहीं, ये जनता के द्वारा जो चर्चाएं होती हैं वो हैं। चूंकि एक आप ऐसे पद पर हैं और आपको नेशनल इंटरनेशनल अनेक अवार्ड मिले हैं, तो आप इन सब चीज़ों के लिए जनता से भी क्या अपील करना चाहेंगी या अधिकारियों को क्या निर्देश देना चाहेंगी अगर वो इस तरह की चर्चाएं ग्रामीण स्तर में हो रही हैं तो? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगी कि पूरे समाज जो हमारा है उसे थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अपने अधिकारों के लिए जब हम किसी भी चीज को करते हैं तो उसे हमें लड़ना तो पड़ता है। करप्शन एक ऐसा बड़ा रोग हो गया है भारत में कि इनडायरेक्टली भी मैं बोल लूं और डायरेक्टली भी मैं बोल लूं, मुझे बोलने में कोई ये नहीं, क्योंकि ये सब जनता जानती है कि करप्शन किस हद तक है। लेकिन फिर भी अगर हम जागरूक हैं तो हमारा अन्यथा कोई शोषण नहीं कर सकता, हमारा कोई। बिल्कुल, ये बिल्कुल डेफिनेटली। अपनी तुम अच्छी बात पर टिके रहो। अगर तुम्हारे काम में या तुम्हारी चीजों में निष्पक्षता है, अच्छाई है और तुमने सारी चीजें अच्छी की हैं, तो फिर तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, पास जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं है। ठीक, बहुत अच्छी बात। आकांक्षा जी, अब मैं एक सवाल आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहूंगा। हाँ, बताइए। सवाल यह है कि हमने बहुत देर अभी से पहले करप्शन पे बात की। जी। अब तो वैसे वो कोर्ट का मामला था, कोर्ट ने आपको उसमें बरी भी किया है, आपको मान सम्मान से बाइज्जत बरी किया है। आपके पति के ऊपर एक ऐसा आरोप लगा और उनको लगभग 13 महीने संघर्ष आपने और उन्होंने किया। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि इसमें जो है उनके द्वारा ऐसा किया गया है। कुछ का ये मानना था, जनता की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मीडिया जनता की बात करती है, कुछ का ये मानना था कि नहीं, कहीं ना कहीं वे इसमें लिप्त थे, इस पूरे प्रकरण को। अब लिप्त तो हम कह ही नहीं सकते क्योंकि कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन उस जो बीता है दौर, आपके मन पे क्या बीती होगी, आपके समर्थकों पे, आपके फॉलोवर्स पे, उस बारे में आप क्या कहना चाहते? देखिए, बहुत ही व्यक्तिगत सवाल है वैसे ये, लेकिन मैं सभी के लिए पहले तो ये बात बोलना चाहूंगी कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारी इच्छा शक्ति से और हमारे धैर्य से, हमारे साहस से बड़ा नहीं हो सकता। इसमें मेरे साहस ने, मेरे धैर्य ने बहुत मेरा सहयोग किया, लेकिन ये जो हमारे ऊपर आरोप लगाया गया, ये कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने पहले बोला कि मेरी जो ख्याति थी देश विदेश में बहुत ज्यादा हो चुकी थी, हो रही थी, लोकप्रियता बढ़ रही थी, तो कुछ लोग जो राजनीतिक स्तर पे हमारे कॉम्पिटिटर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो उन लोगों के, मैं कहूँ तो थोड़ा उन्हें मुझसे इनसिक्योरिटी फील हो रही होगी या कुछ इस तरह से। लेकिन जो आरोप मेरे ऊपर लगाया गया, मेरे हस्बैंड के ऊपर लगाया गया, और बेसिकली ये देखिए आप कि मेरे हस्बैंड को अरेस्ट किया गया और छवि किसकी खराब गई? ब्लॉक प्रमुख की क्या गलती थी भाई? अगर उनका नाम के आगे किसी का जोड़ना चाहिए था तो राशु कुमार सन ऑफ देवेंद्र कुमार करना चाहिए था। ये क्या बात हुई? मैं इसके लिए जो मीडिया है या कोई भी है, मैं साफ शब्दों में बोल रही हूँ, या ये है ना, उसके ऊपर मैं स्वतंत्र हैं आप अपनी बात कहने के लिए। ये उस पे मैं वो भी लगा सकती हूँ कि मेरे ऊपर जो है क्लेम भी लगा सकती हूँ कि मेरा नाम क्यों इसमें लिया गया, क्यों इन्वॉल्व किया गया। वो उनका जो क्षेत्र था वो अलग था भाई, और सारी चीजें अलग थी। पिताजी का नाम आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए,
उनके पिताजी का नाम किसी ने नहीं छापा, जबकि पिताजी का नाम सबसे मुख्य होता है छापना। भाई किसके बेटे हैं, क्या है। इन सब चीजों से आप ये महसूस कर रही हैं कि आपको एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हाँ और उसमें कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी हाँ। आपके खिलाफ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो जिस चीज में उन्हें फंसाया गया वो चीज जब हो नहीं सकती तो व्यक्ति उसके लिए करप्ट कैसे हो सकता है। यही प्रूव जो है हमें जो है कोर्ट ने इसीलिए हमें बाइज्जत बरी भी किया मेरे हस्बैंड को, क्योंकि वो चीज प्रूव ही नहीं हुई। प्रूफ ही उसके लिए कोई कुछ करे, ये इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, कुछ नहीं था। दूसरी बात, हम ये समझते हैं, चाहे मैं इस बात को यहाँ पे एंड करना चाहूंगी कि जो ये सब हुआ, जितनी भी घटना घटी, मैं यही सोचती हूँ कि चाहे हाथ किसी का भी रहा हो, कहीं ना कहीं व्यक्तियों के कभी ना कभी के अगले हों पिछले हों, प्रारब्ध के अनुसार व्यक्ति को दंड अवश्य मिलता है, चाहे मैं हूं या कोई और। जिन लोगों ने भी ये काम किया है, प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। जब मुझे नहीं छोड़ा, जब मैंने कुछ नहीं किया, दंड तो मुझे मिला, 13 महीनों का बिना बात के मिला। भाई मेरे पति को मिला, मेरे परिवार को मिला, मेरे बच्चों को मिला, तो दंड देने से प्रकृति उन्हें भी कैसे छोड़ेगी, उन्हें भी कैसे छोड़ेगी। हाँ। बहुत बहुत बधाई आपको इस बात के लिए कि आपको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। आकांक्षा जी, आपने अपने ऊपर बीते संकट की बात की, लेकिन इसमें एक सवाल है, और ये सवाल मुझे भी, मतलब सवाल भी नहीं है, ये मैं आपकी फीलिंग्स को पता करना चाह रहा हूँ। आपके द्वारा उस टाइम में भी सामाजिक गतिविधियों को नहीं रोका गया, जबकि आरोप आप पर ये लगे, आरोप के लोगों ने ये मतलब निकाला, तौर तरीके निकाल के बात की कि आकांक्षा की राजनीतिक यात्रा में कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हुई थी कि आपकी राजनीतिक छवि धूमिल हुई है, या आपने जो जिस गति से आप दौड़ रही थी वो गति धीमी पड़ी है, लेकिन उस दौर में भी आपने अपने सामाजिक क्षेत्र को बरकरार रखा। ये किस तरह से आप समाज को संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वास्तव में ये एक नारी सम्मान के लिए भी बड़ी बात है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी कोई अड़चन या रुकावट हमारे किसी भी क्षेत्र में आती है जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए आप कि जब तीर को पीछे खींचा जाता है ना, तो वो और गति से आगे जाके गिरता है। तो शायद परमपिता परमेश्वर ने मेरी गति धीमे इसलिए की कि मुझे और लंबा जाना है, तो शायद उनकी यही मर्जी रही होगी। और दूसरी बात ये है कि कभी भी कोई भी अपने संघर्षशील समय में अपने धैर्य के साथ अपनी चीजों को मैनेज अगर करके चलता है, जिससे उसका मानसिक स्तर, उसका आर्थिक स्तर, ये स्तर अगर मैनेज कर लिए तो व्यक्ति कभी किसी से मात नहीं खाता। और मेरी जो इन चीजों के पीछे जो चीजें रही, उन्हें बैलेंस करने की, वो बैलेंस कहीं ना कहीं अगर मैं रखना चाहूँ, जो मेरे साथ के कुछ मेरे समर्थक लोग थे, जो मेरे अपने और मेरे बच्चे, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग करा और सब चीजों में मैनेज करने का काम करा उस समय, जिससे मैं सारी चीजें मैनेज करती चली गई। सारी चीजें। मेरा एक सवाल है, मेरा इस सवाल उस सवाल से भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि लोगों ने कहा कि आकांक्षा चौहान की राजनीतिक जो यात्रा थी उस पर रुकावट आई है उनके पीछे के संघर्षों को लेकर, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल नहीं लगता। अब दूसरी बात पर हम आते हैं कि आने वाले समय में लोग आपको किसी न किसी नजरिए से देखते हैं, तो भविष्य में क्या कुछ करने की तैयारी है, या किस क्षेत्र में जाने की तैयारी है? ब्लॉक प्रमुख की है या विधायक की है, या क्या है? शासन प्रशासन, मतलब क्या आपकी भविष्य को लेकर के योजनाएं हैं? देखिए, जो इस समय मैं हूँ प्रेजेंट में प्रमुख हूँ, और आने वाले समय में पंचायती चुनाव आने वाले हैं, तो फिलहाल तो मैं पंचायती चुनाव की तैयारी में हूँ, प्रयास में है। हाँ, पहले पंचायती चुनाव में हमारा बीडीसी का इलेक्शन होगा और फिर दोबारा से हम पुनः प्रमुख बने, ऐसी मेरी योजना है। आगे की तैयारी प्रभु इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरफ मुझे ले जाना चाहेंगे, वो समय ही बताएगा। उससे पहले मैं क्या कहूँ आपसे? उससे पहले आप कुछ नहीं कह सकते। हाँ, उससे बात ये है ना, जो प्रेजेंट में गोल है हमें पहले वो अचीव करना है ना। बाद में तो ये थोड़ी इतने, मतलब इस ऐसे करके छलांग मार दो, पता नहीं कहीं कहाँ गिरे जाके, कुछ पता ही नहीं है।
तो जो अपना गोल एक फोकस करके चलो उस पे कि हमें ये अचीव करना है, तो अभी फिलहाल मेरा प्रमुख ही तक का। क्या लगता है 2027 में सरकार वापस योगी जी की बनेगी? हाँ जी, बिल्कुल बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं। ये कहीं आत्मविश्वासी बात तो नहीं हुई, क्योंकि बिहार के चुनाव को देख करके भारतीय जनता पार्टी के ये एक एनालिसिस भी लोगों ने किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में अति उत्साह है, और अति उत्साह खतरनाक होता है। हाँ, ये तो इसके लिए क्योंकि प्रयास और जनता की आपको जनता के बीच में और मेहनत करने की जरूरत होती है, क्योंकि जब कहते हैं कि पेड़ पर फल लगता है तो वो झुकता है। तो क्या आपको लगता है कि आप एक कार्यकर्ता के नाते, अब आप मैं प्रमुख के नाते नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता के नाते, किन और प्रयासों को, किन और मेहनतों को आपको जनता के बीच में ले जाना है? और आप जनप्रतिनिधि भी हैं, तो भाजपा की, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाने के लिए आकांक्षा चौहान व्यक्तिगत रूप से क्या प्रयास कर? देखिए, पहली बात तो मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहूंगी कि 2027 में हमारी सरकार आएगी। इसमें आप कह रहे हैं कि अति उत्साह खतरनाक होता है। लोकसभा में देखा है आपने, हाँ, 400 पार का नारा देके। हाँ, मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं। हाँ, नहीं, वो बात आपकी ठीक है, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजों से हम और अच्छे से तैयार भी हुए हैं। और जो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, है ना, गृह मंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, तो उन लोगों का ये एक जो वो होती है ना तैयारी, जो अन्य पार्टी हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहती, लेकिन और पार्टियों की जो तैयारी होती है या जनता के बीच में जाने का जो काम होता है, वो तभी आती है जब चुनाव आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर ही समाज के बीच में, लोगों के बीच में बना रहता है पूरे 5 वर्ष, यानी कि लगातार चुनाव चलता ही रहता है, तैयारी चलती ही रहती है। और योजनाओं की मैं बात करूं अगर आपसे, योजनाओं के लिए मैं पूरा प्रयास करती हूं। मैं अपने तक की बात कर सकती हूँ, क्योंकि क्षेत्र अपना सबका बटा हुआ है। क्योंकि मेरे ब्लॉक में मैं बताती हूँ, मैं अपने अधिकारियों को भी ये इस चीज का करके रहती हूँ कि जो जन सेवा के काम हैं, जो समाज कल्याण अधिकारी के काम अधिकतर उसके होते हैं, जो योजनाएं हैं, किसी की पेंशन कराना है, शादी का काम है, या किसी का, क्योंकि व्यक्तिगत लाभ व्यक्ति को ज्यादा चाहिए होते हैं, जिनसे उनको लाभ मिलता है। तो मैं उनके लिए भी उन्हें बार बार समय समय पर कैंप लगाने के लिए क्षेत्र में भेजती रहती हूँ। तो वो जाते हैं और जनता के बीच में काम करते हैं, उनको योजनाएं बताने का काम करते हैं। योजनाएं बताने का काम करते हैं। मेरा आखिरी में इंटरव्यू है, उसमें आपको बहुत छोटे छोटे जवाब देने होंगे। राम मंदिर बना, क्या चाहती हैं आकांक्षा चौहान की मथुरा में भी उसी तर्ज पर कृष्ण जन्मभूमि का? बिल्कुल बिल्कुल बने, मैं चाहती हूँ। बिल्कुल आप चाहती हैं। हाँ। अच्छा, आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक लाइन में क्या कुछ अपने, मतलब अब एक भावनात्मक वाली बात भी हो सकती है, व्यक्तिगत वाली भी, एक फायर इंटरव्यू का एक हिस्सा होता है, तो आप उनके लिए एक लाइन में। मैं उनके लिए बस यही बात बोलना चाहूंगी कि देश की जनता को उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा नायक सदियों में कोई एक आता है। योगी जी के लिए? योगी जी के लिए भी मेरी यही भाव है, क्योंकि उनका अपना स्वयं का परिवार तो है नहीं, जो परिवार है वो प्रदेश का ही पूरा उनका परिवार है। तो उनके लिए भी यही है कि वो जो कर रहे हैं सभी के, हमारे सबके लिए कर रहे हैं, तो वो भी मेरे एक प्रेरणा स्रोत हैं कि उनके जैसा भी व्यक्ति हमें देखने को बार बार नहीं मिलता। अपने कार्यकर्ताओं के लिए, जो आपके कार्यकर्ता आपके साथ जमीन पे काम करते हैं, जो किसी पद पर नहीं है, जो किसी पार्टी में संगठनात्मक रूप से भी और प्रशासनात्मक रूप से भी और प्रतिनिधित्व के तौर पर भी, जिन पर कोई पद नहीं है पर वो कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ लगा हुआ है, उनके लिए एक लाइन में, 2 लाइन में आप क्या उनको क्या मानती हैं? आप क्या है वो? देखिए, वो एक जमीन से जुड़ा हुआ ऐसा कार्यकर्ता है, और वो एक नींव होता है। अगर उस नींव के उस पत्थर को हम संभाल के नहीं रखेंगे और उसके साथ हम उसके दुख में, सुख में और सारी चीजों में नहीं उसके साथ लगेंगे, तो हमारा ऐसा ही हाल होगा जैसे, मतलब मकान तो बनाया और नींव वो रह गई खोखरी और मकान गिर पड़ा। एक लाइन में उनके लिए भी जवाब मुझे आपसे चाहिए, जो आपके विरोधी हैं। विरोधी आपके करीबी भी हो सकते हैं, विरोधी आपके अलग भी हो सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश उनको इस इंटरव्यू के माध्यम से देना? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब किसी का अगर विरोधी ना हो ना, तो फिर जीने का मजा नहीं आता। अगर वो विरोधी हैं तो अच्छा है, क्योंकि विरोधी से क्या होता है, विरोधी
हम विरोधी को एक गलत तरीके से देखते हैं। हमें विरोधी को एक अच्छे तरीके से सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। अगर वो नहीं होता ना तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा कोई दे नहीं सकता था। वो हमारे आगे बढ़ने की प्रेरणा है कि हमें आगे जाना है। हमें या हमारा कोई शत्रु है, ये आइडिया आपका चोरी ना हो जाए। हाँ। ये देखो, ये मेरी है ना पॉजिटिव थिंकिंग है। हाँ। और सभी को ऐसा रखना चाहिए। हाँ। किसी से मन भेद नहीं करना चाहिए। मतभेद तो हो सकता है, विचारों का भेद होना चाहिए, मन भेद नहीं होना चाहिए। मेरे मन में किसी विरोधी के लिए कोई मनभेद नहीं है, लेकिन हाँ मतभेद हो सकता है। तो मैं सभी के, अगर मेरा भी कोई विरोधी है या मैं भी किसी की विरोधी हूँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी सभी लोगों से कि अपने कार्य करने की शैली को आप इतना मजबूत करिए कि मैं अगर आपसे अच्छा काम कर रही हूँ ना, तो मेरी लाइन आप छोटी कर दो, बड़ी खींच के, बिल्कुल, लेकिन उसको किसी भी तरह की कोई क्षति ना पहुंचाओ, मिटाने का प्रयास नहीं करिए। परिपाटी न्यूज के लिए, क्योंकि हम सभी जब भी हम किसी सेलिब्रिटी का भी इंटरव्यू लेते हैं तो उनसे पूछते हैं, तो आप हमारे न्यूज चैनल के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे एक लाइन में? मैं आपके लिए ये बोलना चाहूंगी कि शुभम भैया, आप जिस तरह से काम कर रहे हो परिपाटी न्यूज के लिए, तो आपका न्यूज चैनल, मैं ये सोचती हूँ अपने विचार से कि आप जैसा न्यूज में, पेपर में काम करने वाला व्यक्ति, पत्रकार, अगर इसी तरह से कर्मठ होके काम करेगा तो आपका जो ये न्यूज चैनल है या परिपाटी न्यूज है वो बहुत ऊंचाइयां छुएगा। ये मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। देखिए, आज सभी को ये शुभकामनाएं देती हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और संविधान दिवस की, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस माध्यम से सब ये इंटरव्यू लिया और मेरे मन के भाव जो है आपने रिकॉर्ड करे और सब तक पहुंचाए। देखिए, कहने को बहुत सारी बातें हो सकती थी, लेकिन बहुत छोटे कम समय में हमने आकांक्षा जी से बात की, और आकांक्षा चौहान के इस इंटरव्यू में मेरे व्यूवर्स इस बात पर ध्यान दे कि उन्होंने किसी व्यक्ति पर नहीं, विषयों पर ही बात की है, विषयों पर चर्चा की है, व्यक्ति पर चर्चा नहीं की है। जो आपकी पार्टी के अरुण जेटली जी दिवंगत नेता हैं, वो कहते थे कि हमारे कार्यकर्ताओं को मैं संदेश देता हूँ कि व्यक्ति नहीं, विषयों पर बोलना चाहिए। और हमारी चैनल के माध्यम से आपको उज्जवल भविष्य के लिए और लंबी राजनीतिक यात्रा के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी प्रकार से समाज की सेवा, क्षेत्र की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भैया, बहुत बहुत। ब्लॉक नूरपुर से परिपाटी न्यूज टीम के साथ शुभम बालिया की एक खास रिपोर्ट। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि नई और ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचाते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी भेजें, अर्थात फॉरवर्ड करें, ताकि औरों तक भी ये समाचार, ये खबर पहुंच सके।